मायावती जी का ये जो एक्टिविज्म है ना, अति सक्रियतावाद है, इसके पीछे वजह क्या है? जैसा मैंने आरंभ में कहा, दो वजह हो सकती हैं। एक, मायावती जी को ये इल्हाम हो गया, ये समझ आ गई कि हमारा वोट सपा में जा रहा है, अब भी हम खड़े नहीं हुए तो हमारा मामला और ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। अभी अस्पताल में है पार्टी, फिर कोमा में चली जाएगी, तो इसलिए वो जागृत हो गई। और एक दूसरा जो मैं कारण ढूंढता हूं, भाजपा के आंगन से लाता हूं उसका औचित्य, कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव के बाद कहा परिणाम आने पर कि बसपा जमीन पर बैठ गई, इसलिए हमारी ये स्थिति हो गई यूपी में, वरना हम 60-65 सीट तो जीत ही लेते अगर बसपा चुनाव ठीक से लड़ जाती। तो एक दूसरा कारण, क्या बसपा भाजपा के लिए खड़ा, भाजपा चाहती है कि बसपा खड़ी हो? तो दो ही कारण है, इन्हीं की व्याख्या, इन्हीं की समीक्षा। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। अवधेश पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अवधेश जी का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का स्वागत है। डॉक्टर केबी त्रिपाठी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, त्रिपाठी जी का बहुत स्वागत है। नावेद शिको, राजनीतिक विश्लेषक, नावेद जी का बहुत बहुत स्वागत। नावेद जी, हम देख रहे हैं कि इधर मायावती जी एक्टिव हो गए, मतलब फील्ड पे तो वो एक्टिव नहीं होती है, वो तो अब चाल चलन क्या पूरा तो नहीं बदल सकता, लेकिन इस पर, ये एक्स पर बहुत एक्टिव हो गए। हर दिन कुछ ना कुछ तीखा एक वक्तव्य जारी कर रही हैं वो। अब दो बातें समझ में आती है, उन्हीं की जब पड़ताल करनी है। उनका जनाधार अखिलेश यादव की तरफ चला गया एक साइजेबल अमाउंट में, साइकिल पर बैठ गया और बैठ के चला गया घंटी बजाते हुए। क्या ये उससे उसको वापस लाने के लिए एक्टिव है, या बसपा उत्तर प्रदेश में खड़ी रहेगी, ठीक ठाक रहेगी, मजबूत, थोड़ी भी मजबूत रहेगी तो भाजपा को लाभ होगा, इसलिए भाजपा चाहती है कि बसपा खड़ी रहे? क्या लगता है? जी, देखिए, दोनों स्थितियों में अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो इस बात की समीक्षा होना चाहिए कि बसपा की इतनी बुरी स्थिति हुई क्यों। अगर बसपा 10 साल में इतनी बुरी स्थिति में आ गई है, उसके दो कारण है। उसका वोट बैंक दलित आधार है उसका, और सपोर्टिंग में है मुसलमान। मुसलमान इसलिए नाराज हो गया, उसको लगा भारतीय जनता पार्टी यानी सरकार के खिलाफ आक्रामक होकर लड़ नहीं रही है बहन जी, और उनको लगने लगा ये बी टीम है, तो मुसलमान उनसे कट गया। हर चुनाव में उनका वोट कम होता रहा, मुस्लिम वोट, और वो कहती भी रही कि मुसलमानों ने हमारा साथ देना छोड़ दिया है, हमें वोट नहीं देते हैं। और दलित वोट बैंक जो उनका कमजोर हुआ और भाजपा के साथ चला गया, और फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव में थोड़ा वोट जो है वो इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ आ गया। दलितों की नाराजगी मायावती से नहीं थी, अपनी पार्टी से नहीं थी, जिसको वो अपनी पार्टी समझते हैं। बस इस बात की नाराजगी थी कि बहन जी यानी बसपा अब वो आक्रामक होकर लड़ाई में उतरती ही नहीं है। जिस तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए, जिस तरीके से सत्ता के सामने आंखों में आंखें मिलाकर लड़ना चाहिए, आवाज बुलंद करना चाहिए, वो सॉफ्ट हो गई हैं और वो सत्ता में आने की कोशिश ही नहीं कर रही है। इसलिए दलित समाज को लगा कि हमें कोई ना कोई वैकल्पिक छतरी तो चाहिए होगी। कुछ वो भाजपा के साथ में थे, कुछ छटा के आ गए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ में। तो अगर बसपा यानी बहन जी आक्रामक होती है, इसी तरह से विधानसभा चुनाव तक सत्ता के खिलाफ लड़ती हैं, बयान देती हैं, रैलियां करती हैं, दलितों की के हक की लड़ाई की बात करती हैं, जातिगत जनगणना की बात करती हैं, ये सारी बातें अगर करती हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि बसपा का दलित वोट बैंक वापस होगा। हाँ, ये जरूर है कि मुसलमान अभी शायद नहीं आए, क्योंकि एक धारणा बहुत मजबूत हो गई है कि ये कहीं ना कहीं भाजपा को हराने की कोशिश नहीं कर रही है। धीरे धीरे अभी मुसलमानों का साथ शायद मिले, अभी फिलहाल नहीं मिले, लेकिन दलित अगर वापस होता है तो इसमें इसका मतलब खुशफहमी में भारतीय जनता पार्टी को नहीं रहना चाहिए कि भाजपा को इसका फायदा हो जाएगा। भाजपा के पास जो बचा खुचा वोट है वो भी वापस आ सकता है, और जो इंडिया गठबंधन के साथ जा रहा है वो भी वापस आ सकता है। इसमें किसी का कोई फायदा और कोई किसी का कोई खास नुकसान नहीं होगा। और अगर त्रिकोणीय मुकाबला होता है विधानसभा के, त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए हो सकता है कि बसपा के पास में विधानसभा चुनाव का एक बहुत बड़ा एक हथियार यह है कि इंडिया गठबंधन दलित चेहरा नहीं पेश कर सकता है। मुख्यमंत्री के लिए चेहरा कौन पेश करेंगे? कोई वो दलित, वो अखिलेश यादव के अलावा कोई चेहरा पेश होगा नहीं।
और वहां पर एक इस तरह की धारणा बनाई जाती है कि भाई अगर आप ये चाहते हो, दलित समाज ये चाहता है कि बहन जी यानी एक दलित नेता सत्ता में एक बार ठीक फिर बात आए और उत्तर प्रदेश जी के दलित समाज के लिए काम करे, तो इसमें वो प्लस पॉइंट होगा। और त्रिकोणीय मुकाबला भी अगर हो जाता है तब होगा जब बहुत जबरदस्त तरीके से भाजपा से लड़ती रहेंगी इधर 2 साल तक, 2.5 साल तक ठीक बहन है जी, ठीक है तब भी नवेद बाबू भारतीय जनता पार्टी जी को हिंदुत्व की धार ठीक तो कमजोर हो ही जाएगी। जी जहां बसपा उभरेगी वहां हिंदुत्व की धार कमजोर हो जाएगी। योगी जी का जो एक बड़ा जनाधार है वो कमजोर हो जाएगा और ये त्रिकोणीय मुकाबले तक आ सकता है। लेकिन भाजपा को कोई बहुत खुशफहमी की जरूरत नहीं है। जी नाबिद शिको की व्याख्या अपनी जगह, लेकिन भाजपा की जो व्याख्या थी, जो मैंने कहा जिस दिन चुनाव के नतीजे आए और अरुण सिंह से पूछा कि भाई भाजपा क्यों हार गई, तो उन्होंने कहा बाकी तो विस्तृत समीक्षा बाद में होगी, लेकिन अभी फौरी तौर पर एक कारण समझ में आता कि हम सोच रहे थे बसपा खड़ी रहेगी, बसपा तो बिछ गई, लेट गई, खत्म हो गई, इसलिए ऐसा हो गया। अब ये इसके पीछे गए वो सामान्य नेता तो है नहीं अरुण सिंह, छोटे नेता, अगर ये कहा है तो इसके पीछे कुछ होगा। खैर, के.बी. त्रिपाठी साहब, आरएसएस से केंद्रीय कर्मचारियों का जो एक बैरियर लगाया गया था कि भाई आप संघ से नहीं जुड़ सकते, उसको 58 साल बाद नरेंद्र मोदी ने हटा लिया और वो भी गुरु पूर्णिमा के दिन हटाया। दिन का भी महत्व है, गुरुदक्षिणा, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुदक्षिणा दी जाती है। उसका विरोध जितना अखिलेश यादव ने जिस भाषा में किया और कांग्रेस ने किया, उससे ज़्यादा तीखे शब्दों में बहन जी उतर आई मैदान में। त्रिपाठी जी। बिल्कुल अमिताभ जी, आपकी पूरी रिपोर्ट देखी और आप सुधी पत्रकार चीजों को बहुत स्पष्ट रूप से रख देते हैं। बहुत क्लियर है कि पूरी गतिविधि से स्पष्ट हो रहा कि मायावती जी बी टीम का काम कर रहे हैं, जो लोग हम चुनाव के समय भी कह रहे थे और आज भी उसे कह रहे हैं। अरे वो तो करिए, आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दो डबल, आप कह रहे बी टीम। उन्हें पता है कि उनके कहने से आरएसएस और भाजपा को मजबूती मिल रही है, क्योंकि उनका विरोध हम लोग करेंगे तो उतना जो कर रहे हैं वो लोग मानते हैं कि ये तो हर बात विरोध करते हैं। मायावती से विरोध कराए जाने का एक पक्ष, दूसरा जो आपने अरुण सिंह जी वाला कहा, ये गलतफहमी है भाजपा की, जो वो ये सोच रही है कि बसपा लड़ती तो शायद वो जीतते और इसीलिए वो दोबारा से मायावती जी को फ्रंट पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज दलित समुदाय समझ चुका है कि कहां पर हमें संरक्षण प्राप्त हो रहा है। बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान, जिससे हम इतनी लंबी यात्रा करके यहाँ तक पहुंचे हैं, आज उसको खत्म करने की बात हो रही थी कि आप नाम लगाइए, पट्टियां लगाइए, आपने वो डिबेट कराई। लेकिन आज क्या हुआ? आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, ये नहीं होगा। दरअसल देश संविधान से चलेगा, संविधान के हिसाब से चलेगा। आरएसएस की जो आइडियोलॉजी, उससे ये देश नहीं चलेगा। और चाहे भाजपा, मैं आपको आज बड़ी ईमानदारी से कह दूं अमिताभ जी, अभी दूर की कौड़ी लगेगी कि भारतीय जनता पार्टी आज हर जगह अपना जनाधार खोती जा रही है। इसलिए वो ये सेल्फ गोल मारने वाला काम कर रही है कि मायावती जी को उठाना, इनको लाना, आरएसएस पे प्रतिबंध हटाने से। कर्मचारियों की भर्ती आप कर लो तब तो प्रतिबंध हटाओ और उनको जाने दो, कर्मचारी ही नहीं बचे हैं, 70% पद खाली हैं, जरा उन पे भी ये विचार कर ले पार्टी। लेकिन ऐसे झुंझुनों से अब कुछ नहीं होने वाला है, जमीन खिसक चुकी है और परिणाम सामने दिखा। जी ठीक है, मैं अशोक जी के पास चलूँ, लेकिन 2 टिप्पणियां मुझे लगता है करना चाहिए मुझे। त्रिपाठी जी ने कहा कि भाई मुझे लगता है कि विपक्ष ने संविधान को भी बौना कर दिया, हास्यास्पद स्थितियों में लाके खड़ा कर दिया। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। ननकू नाम लिखे चाय की दुकान पर, ननकू टी स्टॉल, और रज्जाक ना लिखे। बोले रज्जाक ने अगर लिख दिया तो संविधान खतरे में आ जाएगा और लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। इनको क्या बना दिया संविधान और लोकतंत्र को यार? चूहा बना दिया। अजब मजाक है। अजब वहां नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है। त्रिपाठी जी भी खुश हैं, कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, इसने भी कहा, सबने कहा, ठीक है। लेकिन खैर मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा कि उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत है या खाद्य सुरक्षा कानून के तहत राज्य फिर आदेश जारी कर सकता है, ठीक, उस पर कोई रोक नहीं है। तब कहां जाइएगा? खैर वो राज्य जाने। मैं एक बात कहता हूं, नाम की भी बड़ा झंझट है, फिर मायावती जी पे लौट के आते हैं। नावेद शिको, आप भी मेरी बात से सहमत होने चाहिए तर्क के आधार पर। शराब की दुकान देशी ठेका हो या अंग्रेजी हो, बिलायती हो, सब पर मोटा मोटा लिखा होता है कि मालिक कौन है, दुकान का नहीं लिखा होता। वहां संविधान मस्त है, लोकतंत्र खाया पिया है,
माला पहने खड़ा है वहां संविधान और लोकतंत्र ना। अजब तमाशा है। बोले मुजफ्फरनगर में नहीं लिखने देंगे, क्यों? बोले वहां संविधान रहता है, फर्रुखाबाद में नहीं रहता संविधान। पूरे देश में दारू के ठेके पर मोटा मोटा लिखा होता अनुज्ञापी लाइसेंस धारक अशोक यादव फलाना ढिकाना जो भी नाम हो, क्या नहीं लिखा होता क्या? अब्दुल रज्जाक लिखा होता है ना। वहां कांग्रेस सपा वाले कब जाएंगे संविधान की कॉपी लेके? जाना चाहिए, राहुल जी और अखिलेश जी के नेतृत्व में जाना चाहिए, और साथ में त्रिपाठी जी को ले जाओ, अशोक जी को ले जाओ, क्या कि संविधान को खतरे से बचाना है। देसी ठेका शराब, अनुज्ञापी रामलाल, अनुज्ञापी रज्जाक, ये तो मिटवाओ। ये सब बातें से जनता चिढ़ती है, इसलिए संविधान को बच्चों का खिलौना ना बना दो भैया मेरे। और एक दूसरी बात जो कही त्रिपाठी जी ने, वो मैं कहूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कर्मचारियों से अलग रहना, अभी सलमान खुर्शीद भी वही कह रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है क्या नहीं है वो एक विषय है बहस का। दूसरा तथ्य ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तैयार किए हुए स्वयंसेवक देश चला रहे हैं, प्रदेश चला रहे हैं, राष्ट्रपति के पद पर हैं, राज्यपालों के आसनों पर विराजमान हैं। किसी बात कर रहे हैं आप? कोई अस्पृश्य संगठन है क्या? अस्पृश्य है क्या? पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी रखेंगे क्या? बोले चपरासी नहीं जा सकता उधर। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक है भाई, और गर्व है उनको इस बात पर, स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी और प्रधानमंत्री को भी। क्या समस्या है? त्रिपाठी जी, आपकी सरकारों ने 3 बार प्रतिबंध लगाया ना, और तीनों बार मुंह की खाई कि नहीं खाई आपको तो पता ही है। तीनों बार कोर्ट में मुंह की खाई कांग्रेस की सरकारों ने। पंडित जी के समय में लगा, फिर 2 बार और लगा, एक तो अयोध्या के समय लगा था। मुंह की खाई ना। तब सोचो, ये तो वकील साहब हैं सलमान खुर्शीद, इन्हें तो समझना चाहिए। खैर, अशोक यादव जी, बहन जी फिर सक्रिय हो रही हैं। बाकी का मामला अलग है, बसपा के साथ आपका अलग है नहीं। कांग्रेस तो अभी उत्तर प्रदेश में सीएम की दावेदारी कागज पर कर सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली तो सोच भी नहीं रही क्या कि भाई कोई स्थिति अभी बननी है 10-5 साल। 3 ही दावेदार बनते हैं, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ और मायावती। अभी तक वो थोड़ा नेपथ्य में थी बहन जी, वो फिर सक्रिय हो गई हैं और उन्हीं मुद्दों पर सक्रिय हुई हैं। एक तो नाम वाले पे, कांवड़ वाले पे, और दूसरा आरएसएस वाले पे, जो मुद्दे आपकी यूएसपी थे अशोक जी, उन्हीं पे बहन जी भी खेल रही हैं अब। अमिताभ जी देखिए, 1984 14 अप्रैल को बसपा का स्थापना हुई। उसके बाद से लेकर के आज तक बसपा कभी इतना कमजोर नहीं थी जितना कमजोर इस लोकसभा चुनाव में, इसके पहले विधानसभा चुनाव में। क्यों कमजोर हुई? क्योंकि जो इस तरह से गिरगिट वाली चाल जो चलती है, कभी नीला, कभी हरा, कभी बैगनी, कभी केसरिया, जो कलर बदलती रहती है बसपा समय समय पर, वो जनता जानती है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। और खास तौर से दलित समाज इस बात को पूरी तरह से मतलब इस बात को जान गया है कि जो बर्ताव बसपा का इस लोकसभा चुनाव में रहा 2024 में, उस बर्ताव से दलित समाज हो, चाहे माइनॉरिटी समाज हो या जो भी समाज के लोग हों, सबको ये बात का 100% गारंटी हो गई कि बसपा भाजपा की बी टीम की तरह बिहेव कर रही है। आप देखिए, जब पूरा विपक्ष एक तरह से इंडिया गठबंधन के बैनर तले इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था को बचाने के लिए सड़कों पे संघर्ष कर रहा था, लाठियां खा रहा था, जेल जा रहा था, उस समय बसपा की भूमिका क्या थी? लगातार इंडिया गठबंधन के लोग बहन जी से बातें करते रहे कि आप आइए, इस गठबंधन में आपकी जरूरत है, लेकिन बहन जी नहीं आई। ये दलित समाज नहीं जानता है कि आज 10 साल हो गए, 11वां साल चल रहा है। बहन जी तो भाई देखो, जितनी हमारी समझ है बसपा की, बहन जी केवल उसी गठबंधन में जा सकती जहां वो प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार बने, ठीक, या यूपी का मसला हो तो मुख्यमंत्री का। वो सेकंड कुर्सी तो लेती नहीं कभी। बातें आपने
खड़पुड़ी रख के उनके घर भिजवाई बाइने में, हम मानते हैं। लेकिन कभी ये कहा बहन जी से कि बहन जी आ जाओ, आपको मेरी कसम प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार होंगी? खड़गे से बुलवाते, खड़गे से बुलवाते ना आप, ये तो वो सोचती। आप तो जानते हो बहन जी ऐसी किसी मंच पर नहीं बैठती जिसमें उनकी कुर्सी कम से कम 6 इंच ऊंची ना हो। नावेद गलत तो नहीं कहा? बाकी सब बातें कहानी है, उनसे कुछ नहीं होना कि हमने ये कहा हमने वो कहा।